हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ कास्ट में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट मैराथन। फर्स्ट मैराथन आज हम स्टार्ट करने वाले। ठीक है, हम जो पहला मैराथन, जैसे मैंने बोला था कि आपको अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमने पूरे के पूरे एक से लेके 7 तक, मतलब 11 से लेके 17 तक हमने पूरे के पूरे जीएसटी कवर कर लिया। मैंने ये भी बोला था कि हम अब क्या करेंगे, जीएसटी मैराथन करेंगे। जो हमारा जीएसटी मैराथन करने का तरीका होगा वो क्या होगा, एमसीक्यू के साथ होगा। एमसीक्यू के साथ साथ हम थ्योरी भी कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, बस एक रिवीजन हो जाएगा। मगर मैराथन क्या करेगा, ये मैराथन आपको इस तरीके से हेल्प करेगा कि आपकी थ्योरी तो कवर ही करेगा, मगर एमसीक्यू किस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो जो मैराथन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपके 4 मैराथन, ये आपके थ्योरी होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे थ्योरी हो गए। और जो पांचवा 5 मैराथन हो गए, ये आपका न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, ये पांचवा आपका न्यूमेरिकल होगा। तो हम 1 2 3 4 क्या पढ़ेंगे, ये हम सारे के सारे थ्योरी, इसका मतलब हम पूरा का पूरा 11 से लेकर 17 तक हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। और जो पांचवे में जितने भी जीएसटी में एमसीक्यू आते हैं, क्यों ना वो 17 चैप्टर से हो, क्यों ना वो 13 चैप्टर से, क्यों ना वो 14 चैप्टर से, क्यों ना 15 चैप्टर से, जितने भी न्यूमेरिकल है हम पूरा का पूरा इसमें कवर कर देंगे पांचवे मैराथन में। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर आप सीख रहे हैं आप इस वीडियो से, इस चैनल से, प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जो जिसे बहुत हेल्पफुल हो जाए ये, और आपको बहुत पसंद आए। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी पहली मैराथन स्टार्ट करते हैं थ्योरी से, थ्योरी रिलेटेड से। सो पहला क्या, The Goods and Service Tax Council shall make recommendation to the union and state, और हमारे जो जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी हमारी जो काउंसिल है, ठीक है, ये किस किस चीज को लेकर रिकमेंडेशन, मतलब एक रिकमेंडेशन सुझाव दे सकती है यूनियन या स्टेट को। ठीक है, द गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्टेड और एग्जम्प्टेड फ्रॉम गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका मतलब कौन से गुड्स सर्विस जिस पर टैक्स लगेगा, कौन से गुड्स एंड सर्विस जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन दे सकते हैं यूनियन और स्टेट को। देयर इज ऑल लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स और सर्विस में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इन्होंने ये भी कहा कि कौन से ऐसे टर्नओवर, कितने टर्नओवर, जैसे हमने पढ़ा था 2040। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 22 सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, गुड एंड सर्विस का अगर टर्नओवर हमारा 20 लाख से ज्यादा जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसी टर्नओवर से रिलेटेड लेके, इसी टर्नओवर से रिलेटेड से लेके रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसलिंग दे सकती है किसको, यूनियन को। एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्स ड्यूरिंग एनी नेचुरलिटी कैलामिटी और डिसास्टर। और कोई भी स्पेशल रेट, कोई भी स्पेशल रेट, कोई भी स्पेशल रेट किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे अभी हमारा कोविड ही चला था तो अलग अलग स्पेशल रेट आए थे। ठीक है, मेडिसिन पे अलग लगा था, सब पे अलग अलग थे। तो उससे रिलेटेड भी जीएसटी काउंसलिंग किसको रिकमेंडेशन दे सकते हैं, यूनियन और स्टेट को। इसका मतलब ए भी कर सकते हैं रिकमेंडेशन, ए से रिलेटेड रिकमेंडेशन हो सकता है, बी और सी, ये तीनों रिकमेंडेशन दे सकती है जीएसटी काउंसलिंग किसको, यूनियन और स्टेट। इसका मतलब डी, कौन सा आंसर होगा हमारा, डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब जीएसटी काउंसलिंग जो है वो इन तीनों से रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड रिकमेंडेशन यूनियन और स्टेट को दे सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, इंडिया हैज हाईएस्ट टैक्स स्लैब इन द वर्ल्ड दैट इज नेक्स्ट ओनली टू अर्जेंटीना विच इज द 8। अब यहाँ पर कहा गया कि जो इंडिया, आपको भी पता होगा कि हमारा जो जीएसटी टैक्स स्लैब है वो सबसे हाईएस्ट हमारे पास है, सबसे हाईएस्ट हमारे पास है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, अर्जेंटीना। ये पहले चैप्टर का है। ठीक है, ये हमारा होगा ए। 28 हमारे इंडिया के पास है सबसे हाईएस्ट स्लेव, और 27 जो है अर्जेंटीना के पास है। ठीक है, ये हमारा सबसे ज्यादा होगा। फिर इसका मतलब बी, सी और डी। 8 ए जो होगा हमारा सबसे हाईएस्ट स्लेव 28 होता है, और 27 किसका होता है, अर्जेंटीना का होता है। दूसरा, जीएसटी बिल
was introduced under but passed under 101st Amendment Act 2016। अब यहाँ पे गौर करने की चीज है कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, गलती भी बताता चलूंगा, कोई भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें वो गौर से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, ये जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। और पेपर जब कर रहे हो तो सबसे पहले जितने भी थ्योरी है वो कवर करे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल करे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल करे। तो थ्योरी जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब आप थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़े, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपके पास 3 घंटे बहुत होते हैं एक टैक्स का पेपर पूरा करने के लिए, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक क्वेश्चन हो सके तो 2 बार जरूर पढ़े, 2 बार जरूर पढ़े कि गलती होने के चांसेस नहीं है। अगर गलती हुई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक एक नंबर से स्टूडेंट फेल होते हैं। तो इसलिए कृपया ध्यान देके जरूर पढ़े। जैसे यहाँ पे दे रखा है जीएसटी बिल वॉज इंट्रोड्यूस अंडर, यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा देते, यहाँ मान लिया जाए ये नहीं होता उस क्वेश्चन, ये नहीं होता। सो यहाँ जीएसटी बिल वॉज इंट्रोड्यूस अंडर, जीएसटी बिल वॉज इंट्रोड्यूस अंडर, तो यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये हम ये नहीं देख, अगर ये नहीं होता तो अगर ये कोई होता ना इसमें, तो हम तुरंत अमेंडमेंट एक्ट, और ये क्या है, बिल है। अमेंडमेंट एक्ट ये एक्ट है और ये बिल है। तो बिल जो है वो हमारा क्या है, 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा गया था, और मगर पास जो हुआ था वो हमारा 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में पास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ बिल और अमेंडमेंट में जरूर ध्यान देके चलेंगे। ठीक है, 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में हमारे जीएसटी बिल को इंट्रोड्यूस करा गया था, मगर पास जो करा गया था 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में करा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म एट द सेंट्रल लेवल, अथॉरिटी अनहेडेड बाय, ये हमें रख के चलना है। ये एक ना एक इसमें से पॉइंट उठा के एग्जाम में दे ही दिया जाता है, एक ना एक एग्जाम में दिया जाता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो किसके द्वारा कंट्रोल या हेडेड द्वारा हेडेड करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है, एक तरफ से बोल रहा है कि हेडेड बाय किससे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से। जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल या इंडिया के, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड होते हैं, ये रहे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, रिवेन्यू सेक्रेटरी द्वारा हेडेड करा जाता है। जितने भी रिवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे हमारे आईएसआर हो गए, आईएसआर हो गए, ठीक है, आईपीएस हो गए, ये सारे हमारे क्या रिवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, फिर रीजन, जो हमारा रीजन है वो हमारा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और जोन जो हमारा होता है चीफ कमिश्नर द्वारा हेडेड करा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, ये ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा होता है। ठीक है, और रिवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट रिवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा होता है। रीजन हमारा चीफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के द्वारा होता है, और जोन हमारा होता है चीफ कमिश्नर के द्वारा होता है। अब दो और इसमें है, दूसरा मैं बताता हूं, कमिश्नरेट्स। ठीक है, वो किससे हेडेड होता है, वो होता है आपका कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर। ठीक है, वो होता है आपका प्रिंसिपल कमिश्नर द्वारा हेडेड होता है। कौन, कमिश्नरेट आएगा एग्जाम में तो बता रहा हूं, इससे रिलेटेड है। और दूसरा जो होता है डिवीजन, जो हमारा डिवीजन होता है वो होता है हमारा डिविजनल ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, इनके द्वारा हेडेड होता है। इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, रिवेन्यू डिपार्टमेंट रिवेन्यू सेक्रेटरी द्वारा, रीजन हमारा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, जोन हमारे चीफ कमिश्नर, और कमिश्नरेट हमारा कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर देखेंगे, और डिवीजन जो होगा हमारा डिविजनल ऑफिसर या फिर डिप्टी कमिश्नर हेडेड करेंगे। सिंपल। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा, विच is or are activities neither supply of goods or nor supply of service। ठीक है,
ये कहा गया है कि कौन से ऐसे हमारे गुड्स और सर्विस है, ना कि अगर उन्हें हम सप्लाई करेंगे तो ना वो हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएंगे, ना ऐसी कोई सर्विस जो हम सप्लाई करेंगे तो वो हमारे सर्विस नहीं कहलाएंगे। सिंपल। तो पहला कौन सा है? सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, सर्वल ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, sermonation or maturity, including the transport of decade, a duty performed by member of parliament, state legislature, पंचायत, municipality and local authority। ठीक है, ये हमारे क्या हो गई? सर्विस हो गई। ये हमारे क्या हो गए? एक तरफ से गुड्स और सर्विस दोनों रिलेटेड ले लो। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारे सर्विस हो गए। ठीक है, तो सर्विस एक एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को करा जा रहा है, एक एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को करा जा रहा है, तो ये हमारा क्या नहीं सर्विस, ये सर्विस नहीं कहलाता। कोई भी एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को कर रहा है तो ये हमारा क्या है? एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला रिलेशनशिप है। वो मेरे लिए काम कर रहा है, मैं उसके पैसे दे रहा हूँ, वो एक क्या होगी? नौकरी होगी, मगर सर्विस नहीं हुआ, सर्विस नहीं हुआ। जब प्रोफेशनल का अगर कोई काम होता तो वो एक क्या कहलाता? वो एक सर्विस कहलाता। जैसे मान ले जाए ए है और ये बी है। ठीक है, ए जो है बी के अंदर काम कर रहे हैं, बी के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये भी क्या? एक ये हमारे एम्प्लॉय हो गए और ये हमारे क्या हो गए? एम्प्लॉयर हो गए। ठीक है, अगर यही ए बी को क्या करते हैं? अभी तो ये इनके अंडर काम कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मगर ए जो इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, मान लिया जाए ये अभी क्या किस लिए काम कर रहे थे? ये एक इनके डाटा एंट्री वाले हैं। ठीक है, डाटा एंट्री करते हैं, इनसे रिलेटेड इनके कंपनी में डाटा एंट्री करते हैं, तो अभी इसी चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय कहलाए। मगर ये क्या कर रहे हैं? इन्हें अलग से एडवाइस दे रहे हैं एज अ एजेंट, या फिर मैं बोल लूं इन्हें क्या, प्रोफेशनल में ले ले कोई भी, ऐसा मान लिया जाए इन्हें दिया जा रहा है ट्रेड से रिलेटेड सर्विस, ट्रेड से रिलेटेड कोई भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इन्हें सर्विस दिया जा रहा है। इन्हें बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बी को बता रहे हैं, और बी उन्हें क्या कर रहे हैं? पैसे दे रहे हैं बताने के। अगर उन्होंने बताया ट्रेड से रिलेटेड स्टॉक में कौन से इन्वेस्ट करना है, उन्होंने बताया, और बी ने उसके उसके रिलेटेड उन्होंने क्या पैसे दिए, तो ये क्या हुआ? एक तरफ से सर्विस हुआ। एम्प्लॉय है मगर अपने काम से छोड़ के दूसरे काम के लिए सर्विस दे रहे हैं, तब वो हमारा क्या कहलाएगा? वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा, तो वो हमारा सर्विस कहलाएगा। मगर अगर वही एक एम्प्लॉय जिस काम के लिए एम्प्लॉय को हमने रखा है वही काम कर रहा है, तो एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन कहलाएगा। दूसरा, सर्विस बाय फ्यूनरल, जितने भी हमारे कोई भी मर गया, जितने भी अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनकी बॉडी को, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी सामान आ रहा है, वो हमारे क्या नहीं कहलाता? गुड्स में हमारा वो सर्विस नहीं, गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, कोई भी ड्यूटी हमारे एमएलए कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत कर रहे हैं, लोकल म्युनिसिपैलिटी कर रही है, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी? सर्विस नहीं कहलाएगी। इसका मतलब डी, ऑल ऑफ द अबव क्या है? ये ना ही सप्लाई है, ना ही ये हमारे क्या है? ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, आगे चलते हैं। Tidal water means the area up to 12 nautical miles from the baseline of the sea of coast into sea। अब हमने ये क्या करा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ IGST एक्ट 2017, इन्होंने कहा कि मान लिया जाए कि कोई भी, अगर मान लिया जाए कि जैसे अगर कोई एक जमीन हो, तो हम आराम से देख लेते हैं कि वो हमारे स्टेट में इतने में दिल्ली है, इतने में मुंबई है, तो हमें पता चल जाएगा। इतने में कहीं भी हम सप्लाई कर रहे हैं तो हम विद इन दिल्ली कर रहे हैं, अगर मुंबई में कर रहे हैं तो विद इन मुंबई कर रहे हैं, अगर दोनों में आपस में कर रहे हैं तो इंटर स्टेट, आपस में कर रहे हैं तो इंटर स्टेट कर रहे हैं, तो हमें ऐसे पता चल गया। मगर अब पानी की बात आती है तो हम कहां तक मान के चलेंगे कि वो हमारे एरिया में आता है? अगर उस एरिया में सप्लाई होता है तो वो विद इन इंडिया कहलाएगा, विद इन इंडिया कहलाएगा। तो इसी से रिलेटेड कहा गया कि टोटल वाटर मींस द एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कोस्ट ऑफ इनटू द सी। इन्होंने कहा कि कोस्ट लाइन, अब हमारे जैसे ये भारत है, वैसे बना तो नहीं पाऊंगा मगर भारत है, तो ये कोस्ट लाइन जो है, ठीक है, ये हमारी क्या होगी? कोस्ट लाइन हो गई, ये हमारी क्या होगी? कोस्ट लाइन। और ये जो इधर सारा है ये आपका सी हो गया। तो यहां से लेके जहां तक 12 नॉटिकल माइल्स जाता है वो हमारा क्या क्या? टाइटल वाटर कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? टाइटल वाटर कहलाएगा। तो वही इसका आंसर होगा ए।
और 1.853 हमारे एक नॉटिकल माइल्स में हमारा क्या होता है 1.853 किलोमीटर होता है। यह भी हम याद करके चलेंगे, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। 7, सोनी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सोनी क्या है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यहां गौर करते हुए चलेंगे। ठीक है, from Mumbai has an account with the bank at Mumbai. She is on vacation of New Delhi and visit the bank for getting a demand draft made. The place of supply will be. इन्होंने कहा सोनी है, सोनी रहती कहाँ है ये, रहती कहाँ है, दिल्ली, मुंबई में, सॉरी मुंबई में रहती कहाँ है, मुंबई में आई दिल्ली घूमने के लिए। ठीक है, रहती कहाँ है, मुंबई में आई दिल्ली घूमने के लिए। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर अगर हमारा जो रिसिपेंट है, हमारा जो रिसिपेंट है, अगर वो रजिस्टर है, अगर वो रजिस्टर है तो कहीं से भी सप्लाई करे, जहां वो रजिस्टर है, रिसिपेंट अगर रजिस्टर है, कहीं से भी सप्लाई हो, अगर रजिस्टर है तो जहां वो रजिस्टर है वही हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अगर रजिस्टर है तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई वही कहलाएगा। ठीक है, अगर अनरजिस्टर है तो क्या देखा जाएगा, उसका एड्रेस देखा जाएगा कि वो एड्रेस कहाँ का है, उसका एड्रेस कहाँ का है। यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया गया, मुंबई, फ्रॉम मुंबई, अकाउंट कहाँ है, मुंबई में। सी इज ऑन वेकेशन ऑफ न्यू दिल्ली, विजिट अ बैंक फॉर गेटिंग अ डिमांड ड्राफ्ट मेड। ठीक है, तो मुंबई में अकाउंट है तो इसका मतलब मुंबई का ही एड्रेस होगा, मुंबई का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे मुंबई का एड्रेस ग्रो करेंगे। अगर मुंबई का अगर एड्रेस से रिलेटेड नहीं आता है, एड्रेस से रिलेटेड नहीं आता है, तो जहां वो सप्लाई रिसिप्ट करी जा रही है, जहां वो सप्लाई रिसिप्ट करी जा रही है, जैसे यहाँ पे अगर एड्रेस का झंझट नहीं रहता, एड्रेस हमें नहीं पता है, तो क्या होगा, हमारा न्यू दिल्ली हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, और हमारा न्यू दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अब यहाँ पे हमें एड्रेस पता है, बैंक से रिलेटेड आ गया, तो बैंक में तो हम अपना एड्रेस दिए ही होते हैं, हमारा आधार कार्ड जमा होता है हमारे पास, तो एड्रेस उनके पास होता ही है। तो एड्रेस हमें पता है कहाँ का, मुंबई का होगा। तो वो जो दिल्ली से वो जब अपना डिमांड ड्राफ्ट लेंगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मुंबई हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो, सिंपल सी बात। अगर अनरजिस्टर है तो जहां वो सप्लाई रिसिप्ट कर रही है, जहां वो सप्लाई रिसिप्ट कर रही है, या तो अगर एड्रेस दिया हुआ है तो एड्रेस देखा जाएगा, या तो जहां वो सप्लाई रिसिप्ट कर रही है वो देखा जाएगा। ठीक है, और अगर रजिस्टर है तो जहां रजिस्टर है वो प्लेस हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। सिंपल, ये हमारा 7वां क्वेश्चन डन। मिस्टर एक्स क्या है, रजिस्टर एंड बेस्ड इन अहमदाबाद। रजिस्टर है कहाँ, बेस्ड इन अहमदाबाद। Solicits the service of event management company based in New Delhi for a daughter marriage. They plan for destination wedding at the place in Udaipur and in the case of place of supply। अब हमने क्या किया है, एक ये डेस्टिनेशन वेडिंग है। ठीक है, तो अगर वो रजिस्टर है तो हमने बताया रजिस्टर है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ कहलाएगा, जहां वो रजिस्टर है। अगर रजिस्टर नहीं है तो जहां एक्चुअल में वो इवेंट हो रहा है, जहां एक्चुअल में इवेंट हो रहा है वो कहलाता है। अगर रजिस्टर है तो ये कहा, रजिस्टर का है अहमदाबाद में, रजिस्टर का है अहमदाबाद में, तो ये हमारी अभी क्या कहलाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी, अहमदाबाद। अगर रजिस्टर नहीं होते तो जहां एक्चुअल इवेंट हो रहा है, जहां एक्चुअल इवेंट हो रहा है वो हमारा कहलाएगा उदयपुर। कहां पर हो रहा, उदयपुर में। अगर रजिस्टर है तो जहां रजिस्टर है, जैसे मैंने बताया, अगर रजिस्टर पर्सन है तो हम जहां रजिस्टर है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अगर रजिस्टर नहीं है तो जहां एक्चुअल इवेंट हो रहा है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो अगर वो रजिस्टर है, अगर वो रजिस्टर है, ठीक है, तो अहमदाबाद होगा। अगर वो अनरजिस्टर है तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई उदयपुर कहलाएगा। सिंपल, दो चीज रजिस्टर और अनरजिस्टर लेके चल रहा है हमारे दिमाग में। नाउ आगे चलते हैं। नाउ section 9 question, section 9, as per section 31 mandate that the time limit for issue of invoice is that the invoice must be issued either or before the provision of service or within from the date of supply of service, and in case of
बैंकिंग, सिक्योरिटी, फाइनेंस और इंस्टीट्यूशन कंपनी एंड एनबीएफसी विद इन, ये हमारा क्या है, जब भी अगर बात करते हैं इनवॉइस की, इनवॉइस ऑफ इशू की, और इन केस ऑफ सर्विस की, इन केस ऑफ सर्विस की, ठीक है। तो हमारा क्या होना चाहिए कि 30 डेज के अंदर, विद इन 13 डे, या तो प्रोविजन ऑफ सर्विस या तो 30 डे के पहले हमारा इशू हो जाना चाहिए इनवॉइस। और एनबीएफसी और बीएसएफआई कंपनी के अंदर हमारा 45 डे लगता है। ध्यान देके चलेंगे। सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग अगर इन केस ऑफ सर्विस की बात हो रही है, इन केस ऑफ सर्विस की दिमाग में लेके चलेंगे, इन केस ऑफ सर्विस की बात हो रही है तो 30 दिन या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस से पहले हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और अगर एनबीएफसी और बीएसएफआई कंपनी की बात हो रही है तो 45 डे के अंदर हमारे इनवॉइस इशू हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमन हैज अ लैपटॉप विच सप्लाई फॉर 40,000 रुपीज, 40,000 rupees along with the barter of printed that is manufactured by the recipient, and the value of printer known and the time of supply is 4,000 rupees. But the open market value of laptop is not known, the value of supply laptop. अब बात करते हैं सेक्शन 27 ऑफ CGST रूल्स की, ठीक है। सेक्शन 27 ने बोला है, सेक्शन रूल 27 ने बोला है कि अगर मार्केट की अगर किसी भी गुड्स की, अगर हमें ओपन मार्केट वैल्यू पता है, तो हम वही ओपन मार्केट वैल्यू को टाइम ऑफ सप्लाई कहके चलेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेके चलेंगे। अगर हमें ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता है तो जो भी उसके एक्सचेंज में लिया जा रहा है या फिर जो भी उसके संग लिया जा रहा है उसकी वैल्यू और जो चीज हम परचेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, दोनों को जोड़ के हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगा। जैसे इस केस में अमन हैज अ लैपटॉप विच इज सप्लाई फॉर द 40,000 रुपीज। अमन के पास जो लैपटॉप है वो कितने का, 40,000 रुपीज का, along with the barter of printer that is manufactured by recipient and the value of printer known and the time of supply। और जो उन्होंने प्रिंटर एक्सचेंज में करा है वो कितने का, 4,000 रुपीज का, ठीक है। तो हमें क्या है, मार्केट वैल्यू पता नहीं, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता है। तो जब ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता है तो जो बार्टर में एक्सचेंज में दिया गया है वो हमारे वैल्यू और जो लैपटॉप की वैल्यू है इन दोनों को इंक्लूड कर लिया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगा। याद देना यहाँ पे किस चीज को, ओपन मार्केट वैल्यू को। ओपन मार्केट वैल्यू अगर यही रहता कि हमारी लैपटॉप की ओपन मार्केट वैल्यू 48,000 है, नॉन की जगह क्या रहता कि लैपटॉप की जो वैल्यू है वो 48,000 है, 48,000 है, तो हम ही ये 48,000 को ही मान के चलेंगे। कुछ भी हो, 40,000 में बेचा हो मैंने और प्रिंटर की प्राइस 8,000 है, कुछ से फर्क नहीं पड़ता, बस ओपन मार्केट वैल्यू होता तो 48,000 होता। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता है तो जितने भी एक्सचेंज में लेके एक्सचेंज करा गया हो या एक्स्ट्रा दिया गया उन सबको प्लस करके हमारे जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगा, 44,000 रुपीज। सिंपल, आप समझाया। नाउ as per Rule 30 of GST Rules 2020, where the value of goods or service or both is not determined by the preceding rule of Chapter 4, the value of supply shall be 110% of। अब यहाँ पे कहा गया कि ये तो आपको पता ही होगा कि हमने जब रूल 30 पढ़ा, रूल 30 ऑफ जीएसटी रूल 2020 पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि अगर वैल्यू नहीं पता चल पा रही, ओपन मार्केट वैल्यू को ले लो या एक्सचेंज में ले लो या फिर इक्विवेलेंट ले लो, जितने भी हमारे ऊपर फंडे थे चैप्टर 4 के जितने भी रूल थे हमने लगा के देख लिया, हमें वैल्यू नहीं पता चल पाया, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कोई से भी गुड्स का, उसका 110% लेके चलेंगे। इसका मतलब 100 रुपए की वो गुड्स बना है तो 110 रुपए हम क्या लेके 110 रुपए 110 हम क्या लेके चलेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेके चलेंगे।
तो वैल्यू ऑफ सप्लाई किसका लेके चलेंगे, 110% किसका लेके चलेंगे, वो बताया क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स, इनमें से किसी का भी 110% लेके चल सकते हैं, इनमें से किसी का, इसका मतलब एनी ऑफ द अबव, या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% हो, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का 110% हो, या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स का 110% हो, वो हमारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी, अकॉर्डिंग टू रूल 30, अकॉर्डिंग टू रूल 30। नाउ well, the value of supply of service in relating to booking of ticket for travel by air provided by the air travel agent shall be deemed to be amount calculated at the rate of the basic fare in case of domestic booking or at the rate of basic fare in case of international booking passes for a travel by air। हम लोगों ने कहा कि जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा रिलेशन टू बुकिंग ऑफ टिकट फॉर ट्रेवल बाय एयर प्रोवाइडेड by air travel agent shall be deemed to be amount calculated at the rate of 5%। अगर वो डोमेस्टिक की बात करेंगे तो 5% होगा, अगर वो इंटरनेशनल की बात करें तो 10% होगा। ठीक है, ये आपको समझ आई। ये हमें कुछ चीजें क्या करनी है, हमें रट्टा वो दिमाग में बैठा लेना है कि अगर वो डोमेस्टिक होगा तो 5%, अगर इंटरनेशनल होगा तो 10%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 ITC कैन बी अवेल ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जब भी हमें ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होता है तो उसके लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे हमें दिखा सके कि हमने इनपुट परचेज करते टाइम हमने पे करा है, हमने अमाउंट पे करा है। तो उसके लिए हमारे पास डेबिट नोट, रिवाइज इनवॉइस, डॉक्यूमेंट और इनवॉइस, सिंपल एक इनवॉइस भी चलेगी जो इश्यू करी गई हो सप्लायर के द्वारा, और बिल ऑफ एंट्री। इन सब में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके बिहाफ पे हम आईटीसी अवेल कर सके, जिसके बिहाफ पे हम आईटीसी अवेल कर सके। तो इससे 13 क्वेश्चन पे आंसर जो होगा हमारा डी होगा, क्योंकि हम डेबिट नोट के द्वारा भी कर सकते हैं, रिवाइज इनवॉइस के द्वारा भी कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट इशू बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके बिहाफ पे भी हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं। नाउ ITC in case of goods received in lots or installment, the registered person shall be entitled to take credit upon recipient of the lot or installment। अब इन्होंने कहा कि मान लिया जाए ए है, ये भी है। ए कहते हैं मुझे 10 पैकेट किसी भी चीज का, मान लिया जाए बिस्किट ही ले लीजिए, ठीक है, बिस्किट के 10 पैकेट मुझे चाहिए, 10 पैकेट चाहिए। 10 पैकेट में क्या करते हैं, ये पहले 2 भेजते हैं, ठीक है, फिर 2 भेजते हैं, फिर लास्ट में 3 और 3, ये ऐसे कर करके इन्हें गुड्स डिलीवर कर देते हैं, गुड्स डिलीवर कर देते हैं। तो जब गुड्स डिलीवर करते हैं तो ये सोचते हैं मैं किस पे कब कब मैं आईटीसी क्लेम करूं, जब 2 पैकेट आ जा रहा है तब, या दो दूसरा या तीसरा या 3 लास्ट में, शुरुआत में करूं या लास्ट में। तो कहा गया है कि आईटीसी जब भी क्लेम करी जाती है, आईटीसी जब भी क्लेम करी जाती है इन द केस ऑफ लॉट्स और इंस्टॉलमेंट में, एट द लास्ट में करेंगे। इसका मतलब जब लास्ट 3 लॉट आ जाएंगे, 3 पैकेट आ जाएंगे बिस्किट के, उसी के बाद भी वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। नाउ 15 GST Council in its 80th meeting on 80th December 2019 has further restricted ITC for invoice which have not been uploaded by the supplier to of eligible credit available in respect of invoice debit not reflected in the form। इन्होंने कहा कि देखिए क्या होता है कि जब भी जब भी जब भी हमें जब भी हमें अगर हम क्या करते हैं कि अगर हमें जो आईटीसी क्लेम करनी है, आईटीसी क्लेम करनी है, तो अगर हमने अपनी इनवॉइस या फिर डेबिट नोट
डेबिट नोट अपलोड करे हैं तभी हम कर सकते हैं, तभी हमने कर सकते हैं। अगर नहीं करे हैं तो उस पर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि एक नया रूल आया, बोला गया कि चलो बाई चांस आप नहीं कर पाते हैं, इनवॉइस आप नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, आप क्लेम नहीं कर पाते, तो आपको एक चांस दिया जाएगा कि आप 5% एंड जीएसटी आर टू एम एफ आपका वो नॉइस इनवॉइस और डेबिट नोट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हम 5% आपको एलिजिबल देंगे कि आप क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। 5% हम देंगे। 5% पहले क्या था 10 था, अब उससे क्या करते हैं 5% अवेल कर सकते हैं। 5% आप अवेल कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं 16 की। एज पर सेक्शन 2 क्लोज 27 ऑफ जीएसटी एक्ट 2020 means supply of any goods or service or both which attract real rate of tax or which may be only exempt from a tax under section 11 or under section 6 IGST act include not taxable supply। यहाँ पे हम जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैंने कहा था गौर से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में जो इसका एग्जाम्पल है, जो इसका आंसर है वो यही मिल जा रहा है कि ओनली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ओनली एग्जाम्प्ट, इसका मतलब एग्जाम्प्टेड सप्लाई, एग्जाम्प्टेड सप्लाई, उस पर हमें टैक्स ही नहीं देना, उस पर हमें टैक्स ही नहीं देना। जैसे एग्जाम्प्ट में कौन कौन सी चीज आती है, आपका मिल्क हो गया, ठीक है, फ्रेश फ्रूट हो गया, इन सब पे क्या है, इन सब पे टैक्स नहीं देना होता। दूसरा जीरो रेटेड की बात करो तो जीरो रेटेड का मतलब होता है, जीरो रेटेड का मतलब होता है कि जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है कि कोई सी भी सप्लाई, कोई सी भी सप्लाई जिसपे आपका जो रेट लग रहा है, जो रेट लग रहा है वो जीरो लग रहा है, वो जीरो लग रहा है। जैसे आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी SEZ को सप्लाई कर रहे हैं या फिर उससे ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, जीरो रेट सप्लाई कहलाता है। फिर नील रेट भी होता है। नील रेट पे क्या होता है कि इस पे टैक्स जो लगता है वो नील रेट लगता है, मतलब 0% से लेता है। जैसे सोल्ट हो गया, ठीक है, ग्रेन हो गया, जैगर हो गया, ये सारे क्या है, ये नील रेटेड है, ये आपके नील रेटेड है। तो अब एक इनमें डेफिनेशन, इनमें फर्क बता दो, जीरो रेट सप्लाई और नील रेट सप्लाई, आप कैसे पता चलेंगे। जितने भी जीरो रेट सप्लाई होंगे, जितने भी जीरो रेट सप्लाई होंगे, उन पे क्या होता है कि उस पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, उस पे क्या कर सकते हैं हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मगर आपका नील रेटेड होंगे उस पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। क्या जीरो रेट सप्लाई होते हैं वो, उन पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, मगर नील रेट सप्लाई पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। दूसरा नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी इसका मतलब वो जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं है, वो जीएसटी के दायरे में आते नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, इन सब पे क्या आपका जीएसटी नहीं लगता, तो ये क्या है, हमारे नॉन जीएसटी सप्लाई है। सिंपल ना, ये आपका जिसको इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 47, सॉरी। नाउ आगे चलते हैं। Mr. Zad apply for voluntary registration on 1st September and he is granted such to register on 9th September. He will be entitled to take ITC effective on input। अब इसमें कहा गया, एक यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप रजिस्टर करवाते हैं, मान लिया जाए कि कहा गया है कि आपके 20 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर जाती है तो तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 20 लाख से टर्नओवर जाती है उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो 20 लाख से जिस दिन मेरा ऊपर गया, मान लिया जाए 20 लाख, ये मेरा 31 मार्च को, ठीक है, मेरा 20 लाख से ऊपर चला गया, मेरा टर्नओवर जो है 20 लाख से ऊपर चला गया भैया, 20 लाख से ऊपर चला। तो कहा गया कि 20 लाख से जिस दिन मेरा ऊपर गया, तो मैं किस दिन से अपने गुड्स पे आईटीसी अवेल कर सकता हूँ, किस दिन से मैं अवेल कर सकता हूँ। इस अगर उनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में गया, इसका मतलब उनका टर्नओवर एक लिमिट जो होता है टच कर लेता है, तो जिस दिन उनका टच करता है 30 तारीख को जितने भी उन्होंने इनपुट सप्लाई करे हैं, इनपुट सप्लाई करे हैं, उस दिन का वो उस गुड्स पे, वही 31 मार्च है, ये क्या करे, शर्ट बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने 30 मार्च को कॉटन लाया, तो जो उन्होंने कॉटन 30 मार्च को कॉटन लाया उस पर क्या वो आईटीसी अवेल कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आईटीसी अवेल कर सकते हैं।
इन कॉटन जितना होगा इस पे इससे पहले हम 29-28 को ये अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये वॉलंटरी। इनका अभी टर्नओवर जो है 20 लाख पहुंचा भी नहीं है, 20 लाख पहुंचा भी नहीं है। 1 सितंबर को इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और ग्रांटेड कब हो गया, सच रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर को इनको मिल गया। तो 9 सितंबर को जैसे ही मिलेगा, ये 9 सितंबर से एक दिन पहले, एक दिन पहले, इसका मतलब 8 सितंबर को जो भी गुड्स सप्लाई करा होगा उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो 8 सितंबर होगा हमारा। ठीक है, समझ आ गया। चले आगे। 18, the person who undertake the job of treatment or process for another person is called, or the owner of goods who engage the job worker is called। अब इन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन जो एक अपना काम लेता है या फिर वो काम करता है, एग्जांपल लेते हैं, ए है, बी है। बी ने क्या करा, ए को शर्ट दिया, उन्होंने कहा शर्ट को मैं आप दे रहा हूं, शर्ट पे जितने भी आप बटन लगा देना। तो बी ने किसको काम दिया, ए को। ए क्या करेंगे, इससे ट्रीटमेंट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, इस शर्ट को पूरी तरह शर्ट बटन बना के पूरी तरह शर्ट बना देंगे। तो इन्होंने क्या, ये हमारे जॉब वर्कर हो गए, ये हमारे क्या हो गए, जॉब वर्कर हो गए। और जिन्होंने काम दिया वो हमारे क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए। ये जॉब वर्क का कॉन्सेप्ट होता है, जॉब वर्कर का कॉन्सेप्ट होता है। तो द पर्सन हु अंडरटेक द जॉब, किन्होंने, ए ने जॉब लिया, किसका लिया, बी का। अंडरटेक ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ अनदर पर्सन इज अ कॉल्ड जॉब वर्कर। ठीक है, और जिस पर्सन ने दिया, ऑनर ऑफ द गुड, सर्ट के गुड्स ऑनर कौन है, बी, प्रिंसिपल। हु एंगेज द जॉब वर्कर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। सिंपल, 18 का आपको समझ आ गया। नाउ अब आगे चलते हैं 19 पे। द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर रिकॉर्ड ऑल लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन इंक्लूडिंग, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पास 4 लेजर होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा कैश, तीसरा क्रेडिट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर होता है, रिकॉर्ड ऑल लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी आपको पे करनी है, जो आपकी लाइबिलिटी पे करनी है वो कौन कौन सी होगी, रिवर्सल ऑफ आईटीसी या फिर इंटरेस्ट, जो हमारा आईटीसी है वो रिवर्स हुआ है और उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में दिखाता है। एनी इंटरेस्ट दैट में बी एक्यूड फ्रॉम टाइम टाइम, आपने टैक्स पे करना था, आपने टैक्स नहीं पे करा, उस पर जो इंटरेस्ट लगा वो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में शो करेगा। एनी टैक्स इंटरेस्ट पेबल अराइजिंग आउट ऑफ एनी मिसमैच ऑफ आईटीसी और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, वो हमारे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में शो करेगा। इसका मतलब ऑल ऑफ दी अब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है वो किस में बनाया जाता है, वो बनाया जाता है फॉर्म नंबर PMT 01 में। जो क्रेडिट लेजर होता है वो हमारे 02 में, और कैश लेजर होता है 05 में बनाया जाता है। ये याद करके चलें, PMT 01, PMT 02, PMT 05। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी किस लिए होता है, जितने भी हमारी लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी शो करता है कि कौन कौन से हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। 19, 20, input should be bought back to the principal or alternatively sold from the job worker's premise on behalf of the principal within in case of capital goods। इन्होंने कहा गया, माना जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ए और बी का, बी ने क्या करा, शर्ट बनाने के लिए दिए और शर्ट पे बटन लगाने ए को, तो बटन लगाया इन्होंने, बटन लगाने के लिए बटन है, ठीक है, बटन लगाने के लिए बी ने क्या करा, मशीन प्रोवाइड करी है, सिलाई मशीन जो होती है बटन लगाने के लिए, लेकिन मशीन बोल ले रहा है। बटन जो लगाने के लिए मशीन दिया है वो कितने दिन में, कितने दिन में बी को वापस करना होता है, या तो वापस कर दो या फिर बेच दो किसी को, ऑन द बिहाफ ऑफ द बी, ऑन द बिहाफ ऑफ द बी। तो वही कहा गया इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। मशीन क्या हमारी कैपिटल गुड में आती है, सबको पता है। तो कैपिटल गुड है तो इसको क्या कर सकते हैं, कितने दिन में वापस करेगा प्रिंसिपल को, वो होता है हमारा 3 साल में वापस करना होता है। इन द केस ऑफ कैपिटल गुड 3 ईयर लेंगे, और इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, जैसे ये शर्ट की बात कर ली जाए, तो ये हमें 1 साल में वापस करना होता है। या तो वापस कर दो बी को, या तो बी के बिहाफ पे किसी और को भेज दो जिनको बी ने बोला है। सिंपल, ये हो गया 20 हमारा, याद करके चलेंगे। नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट shall not be available in respect of the following।
किन किन टाइम में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता, किन किन टाइम में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर द सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। जो हमारा कंपोजिशन स्कीम है उस पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। गुड और सर्विस और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजप्शन, जितने भी हमारे पर्सनल कंजप्शन के लिए हमने गुड्स हमने ये लाया, पर्सनल कंजप्शन के लिए कोई भी गुड्स लाए उस पर हम आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टॉलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, डिस्पोज हो गया बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर फ्री सैंपल, उस पे भी हम क्या कर सकते हैं, उस पे भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, उस पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ दी अबव, डी हमारा आंसर क्या होगा 21 का, डी। द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ऑफ आईटीसी, अगर जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है, इनवॉइस इशू हुआ है, उस इनवॉइस की डेट से कितने दिन तक टाइम होता है कि हम उस इनवॉइस पे आईटीसी अवेल कर सकते हैं, आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम आंसर होगा ई, 1 साल के अंदर हम अवेल करा जा सकता है आईटीसी। ठीक है, 20 का होगा आईटीसी 1 साल में। याद करके चला, रटने मारने हैं ऐसी चीजों को, जितनी हो सके उतने राइटर, क्योंकि अगर एमसीक्यू का है तो सबसे अच्छा मौका बनता है आपको नंबर लाने का, और आपको सबसे ज्यादा नंबर भी ला सकते हैं एमसीक्यू में, क्योंकि हमें कुछ चीज ऐसे होती है जो रट्टा मारना। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ऑफ आईटीसी कितना, 1 ईयर। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ऑफ आईटीसी कितना, 1 ईयर। ये आपको याद करके चलना है। क्या रट्टे मारने, 1 साल। ठीक है, आपको जैसे जैसे रट्टे मारेंगे आपके कवर भी होता जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द आईटीसी इज, अब जब आईटीसी लाया गया तो उसके क्या क्या बेनिफिट हुए, एलिमिनेटिंग ऑफ द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्स। इसका मतलब जो हमारे टैक्स के ऊपर टैक्स टैक्स लगा, फिर टैक्स के ऊपर एक और टैक्स, फिर टैक्स के ऊपर एक और टैक्स, पहले स्टेट लगाता था, फिर सेंट्रल ने लगाया, फिर अपने म्यूनिसिपल ऐसे पंचायत ने लगाया। ये टैक्स के ऊपर टैक्स वाला सिस्टम हट गया, किसके, आईटीसी के ऊपर से। आईटीसी की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विस, अब जैसे मैंने बताया कि पहले स्टेट ने लगा, फिर सेंट्रल ने लगा, तो ऐसे क्या हो गया, हमारा कॉस्ट अगर जो 10 रुपए की सामान थी, माना 10 रुपए था, फिर स्टेट ने लगाया वो 110 की, सॉरी 12 रुपए की, सेंट्रल लगाया 15 रुपए की, तो ये क्या, अगर आईटीसी की वजह से अब ये जो 10 रुपए की सामान है वो 10 रुपए में ही मिलेगा। आईटीसी का दूसरा बेनिफिट, पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल पेइंग मोर टैक्स टू मोर इंडिविजुअल पेइंग टैक्स। हमारे जो इंडिविजुअल है वो मोर टैक्स पे करने लग गए, तो इससे आईटीसी का हमारा बेनिफिट हुआ। इसका मतलब डी, ऑल ऑफ दी above. Now, 24. As per the notification 29, Central Tax Date March 7, 2019, any person who engage the exclusively supply of goods and whose aggregate turnover is more than, यहाँ पर कहा गया कि, यहाँ पे ध्यान देके चलेंगे, इसमें क्या कहा गया, केवल एक्सक्लूसिव, इसका मतलब कोई केवल गुड्स का सप्लाई कर रहा है, केवल कोई गुड्स का सप्लाई कर रहा है, तो उसका कितना टर्नओवर होगा कि उसे अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। तो उन्होंने कहा गया अगर गुड्स की बात हो रही है तो 40 लाख होगा, अगर सर्विस की बात कर रही हो, सर्विस की बात कर रहे हो तो आपका 20 लाख होगा। अगर सर्विस की बात कर रहे हो 20 लाख, अगर दोनों होगा तो 20 लाख होगा। ठीक है, अगर केवल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, केवल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आपका 40 लाख होगा, अगर केवल सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो 20 लाख होगा, अगर दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो 20 लाख ही होगा। ठीक है, ये आपको लेके चलना है, सिंपल। 24 भी हो गया। नाउ जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इज digit number and the certificate of registration and the first 2 digit of the number will be represent किसको, सिंपल से कहा गया जो हमारा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है, और जो उसका दूसरा नंबर है उसका रिप्रेजेंट फर्स्ट 2 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा पैन क्या होता है, वो हमारा 10 डिजिट का होता है, पैन हमारा जो होता है वो होता है हमारा 10 डिजिट का, पैन कार्ड हमारा 10 डिजिट का होता है, और पैन कार्ड के बिहाफ पे हमारा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है। तो पैन 10 डिजिट का नहीं होगा, इसका मतलब हमें ये होता है 15 डिजिट का, किसका होता है, 15 डिजिट का। देन फर्स्ट 2 डिजिट, इसका मतलब ये जो 10 है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी 14 15। ठीक है, ये जो हमारे दो है ये हमारे क्या करेंगे, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा स्टेट है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब 15 और स्टेट 15 डिजिट का होता है। कौन सा फर्स्ट टू डिजिट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे किसको करता है, फर्स्ट टू डिजिट हमारे रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। अब यहां से 10 12 तक, यहां से 12 तक क्या है हमारा, ये पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड नंबर होगा, पैन कार्ड नंबर होगा। जो हमारा 13 होगा, 13 होगा वो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका एक नंबर ऑफ यूनिक रजिस्ट्रेशन होगा वो मिल जाएगा। जो 14 होगा वो जेट बाय डिफॉल्ट होता है, और जो लास्ट 15 नंबर होगा वो चेक कोड होता है, वो आपका चेक कोड होता है। तो 25 सिंपल सी बात है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है हमारे के अंदर 15 डिजिट का होता है। पैन कार्ड जो होता है वो हमारा 10 डिजिट का होता है, 10 भी हमारा डिजिट का होता है। और जो फर्स्ट टू डिजिट है वह हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अब बात करते हैं 16 की, किसकी, 16 की। तो 16 क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द फॉलोइंग पर्सन नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। जितने भी ये पर्सन है इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के, जो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। सो पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे अंडर टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ये भी लायबल है भैया। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी लायबल है, क्यों ना वो रजिस्टर नॉट सेपरेटली रजिस्टर अंडर दिस है, क्यों ना वो सेपरेटली रजिस्टर हो या ना हो। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। Now see, an agriculturist to extent of supply of produce out of cultivation of the land. एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो हमारे रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं आते, वो हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता, उनका कंपलसरी नहीं होता रजिस्ट्रेशन करवाना, किसके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 के। और जो 3 है ये हमारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं, याद करके चलना, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते कौन, पर्सन हु आर required to pay under tax under reverse charge mechanism, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी होते हैं। ठीक है, और कोई भी पर्सन एक्सक्लूसिव बिजनेस ऑफ सप्लाई गुड और सर्विस कर रहा है, कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन करवा ले हैं, वो भी हमारे क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं अंडर सेक्शन 24। ठीक है, नाउ सेक्शन 27, सेक्शन 27 Section dash of the GST Act 2017 defined dash as a person who occasionally undertakes transaction involving the supply of good or service or both, whether as a principal or agent in other capacity, but who has no fixed place of business of resident in India. Simple. यहाँ पे गौर करने वाली जो चीज है, गौर करने वाली जो चीज है वो ये है कि अगर जब भी आप दो चीजों में कंफ्यूज होंगे, वो कैजुअल है या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, इन दोनों पे, तो इन दोनों के डेफिनेशन दोनों सेम है, बस सेक्शन का और एक लास्ट वर्ड का फर्क है, वो है ये रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है, हु हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये क्या हुए, हमारे नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन जो दी गई है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 77 में दी गई है ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017। अगर यही होता कि बट हु हैज, ये हटा दो, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया, उनका फिक्स प्लेस है बिजनेस ऑफ इंडिया में, तो वो हमारा हो जाता है सेक्शन 220, और यहाँ पे हमारे हो जाते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अगर फिक्स प्लेस अगर नहीं है इंडिया में, फिक्स प्लेस इंडिया में नहीं है तो हमारे क्या वो कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे। अगर फिक्स प्लेस है तो वो हमारे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27। आई होप आपका दोनों कवर हो गया होगा। जैसा मैंने बोला था वैसे चल रहे, हम डेफिनेशन भी कवर कर रहे हैं, एमसीवी कवर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आसपास के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आई होप आपको बहुत फायदा हो इससे, जो आप
जीएसटी में जरूर स्कोर करें, आपको फेल होने से कोई ना रोक सके। नाउ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 6b 6c shall not apply। अब 25 6b और 6c पहले बात क्या करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। 25 बात ये करता है कि अगर कोई भी पर्सन, अब अगर कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेस का जो ओनर होगा वो अपना आधार कार्ड जो होगा वो जरूर वेरिफिकेशन करवाएगा। अगर कोई रजिस्टर करने जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 बोल रहा है कि आधार कार्ड आपको जरूर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा भैया, आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास, अगर आधार कार्ड मान लिया जाए बाई चांस नहीं है, तो जो आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट नंबर होता है वो भी आप उससे करवा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो जहां आपका बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है या फिर रजिस्टर ऑफिस है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन है, ये प्रोविजन है, वो कौन किन पर्सन पर अप्लाई नहीं होता और वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। पहले पर्सन, अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उन पे अप्लाई नहीं होता, उन्हें आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस भी दिखाने की जरूरत नहीं है, सॉरी प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्लास ऑफ पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन अदर देन, ऐसे क्या हो गए हमारे इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, ए से ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे, ए पी से जो होंगे, सॉरी यहाँ ए पी होगा, उनसे हमारे ऑथराइज पार्टनर होंगे, और के से कर्ता ऑफ एचयूएफ, इन सब पे एप्लीकेबल होता है, मगर इन दोनों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑल ऑफ द अबव, इन दोनों पे एप्लीकेबल नहीं होता। कौन सा हमारा सेक्शन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 क्लॉज 6b और क्लॉज 6c। आई होप आपको क्लियर हो। नाउ 29 की बात करते हैं, 29 की बात करते हैं। वेयर द एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर रूल 8 इज फाउंड deficient, the proper officer may issue a notice to the applicant electronic, कौन से फॉर्म में और कितने दिन में, फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 29 बोलता है, रूलेट बोलता ही है, रूलेट बोलता क्या, वो बोलते हैं, रूलेट बोला जाता है कि अगर किसी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो रजिस्ट्रेशन वन में आपको अपना फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन वन में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर फिल करते हैं, अगर आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, फिल करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है, फिल तो करोगे ना भाई, फिल करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हमारे ऑफिसर है वो आपको नोटिस सेंड करेंगे। नोटिस सेंड जो करेंगे वो आपको करेंगे 3 में, रजिस्ट्रेशन 03 में। अब कितने दिन में करेंगे ये भी देखो, ए 3 डे दे रखा और दूसरे में वर्किंग डे कौन सा, तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो होगा बी। क्या होगा, बी, क्योंकि हम ये भी गौर करेंगे, ये गौर करके चलना है, जो आईसीएसआई है आपके दिमाग से बड़ा अच्छे से खेलेगी, आपके दिमाग से बड़े अच्छे से खेलेगी, वो सोचेगी कि आप गलती करें और उससे मिलते जुलते वो आपको जरूर देगी ही देगी, क्वेश्चन जरूर देगी। तो यहाँ पे वर्किंग डे होता है, यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग डे। इसका मतलब वेयर द एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर रूल 8 इज फाउंड डिफिशिएंट, द प्रॉपर ऑफिसर में इशू नोटिस एप्लीकेट इलेक्ट्रॉनिक, किसमें, रजिस्ट्रेशन 3 में, कितने, 3 वर्किंग डे। अगर वो संडे मंडे या कोई नेशनल हॉलीडे आ जाता है तो वो गिना नहीं जाएगा, वो गिना नहीं जाएगा। फोर किसकी बात करता है आपको पता है, फोर किसकी बात करता है, फोर इसकी बात करता है कि जो आपने 3 में उन्होंने नोटिस सेंड करा है, 3 में नोटिस सेंड करा है, उसका आप रिप्लाई देंगे कितने दिन के, 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना होता है, तो उसकी बात करता है फोर, ठीक है। 2 बात करता है, जब भी मैं फॉर्म लेके चलूंगा, 2 हमारा बात करता है कि जब भी आप अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 1 में भरते हैं तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होती है 2 में, वो 2 में आता है, वो हमारे फॉर्म 2 में होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 30। नाउ where upon inquiry or pursuant to any other proceeding under this act, proper officer is satisfied that person to whom certificate of registration in a form GST registration 06 has been issued is no longer to liable TDS or TCS, the said officer may cancel the registration and communicate the said person through form। उन्होंने कहा कि मान लिया जाए कि
आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन इशू, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया गया है, ठीक है। और आप हो किसके, आप टीडीएस और टीसीएस वाले पर्सन हो, टीसीएस और टीडीएस वाले पर्सन हो। जब आप ऑफिसर है, पता चल गया कि ना आप टीडीएस पे करते हो ना टीसीएस कलेक्ट करते हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, वो कैंसिल करेंगे। और कैंसिल करने के बाद आपके कौन सी फॉर्म में वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, उसका ये क्वेश्चन है। तो 7 किस लिए होता है, 7 किस लिए होता है, 7 जब भी आप फॉर्म भरते हैं, जब भी आपको रजिस्ट्रेशन अवेल करना पड़ता है, जो आप टीडीएस पे कर रहे हो, टीसीएस पे करना है, तो इस फॉर्म में आप टीसीएस, टीडीएस और टीडीएस, जब भी आपको टीसीएस आपको कलेक्ट करना हो तब आप ये फॉर्म का यूज करते हो। 9 किस लिए होता है, 9 आपका यूज करा जाता है, 9 आपका यूज किस लिए करा जाता है, आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है तो ये फॉर्म भरना पड़ता है, नॉन रेजिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो आपको ये फॉर्म यूज करना पड़ता है। 5 किस लिए यूज होता है, 5 यूज होता है कि अगर जब आपने फॉर्म भरा था 3 में आपको क्या आया था, आपको नोटिस आया था कि डिफिशियंसी है भैया, उसे सही कर दो, आपने फॉर्म में उसे रिप्लाई कर दिया था। फॉर्म में रिप्लाई लेने के बाद भी अगर लग रहा है कि नहीं अभी भी सही नहीं है, तो क्या करेंगे, फॉर्म 5 में जो ऑफिसर है वो आपका रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करके आपको इशू दे देंगे, एक नोटिस इशू कर देंगे, वो होता है 5 में। इसलिए लास्ट जो बच गया वो हमारा 8। इसका मतलब जब भी हम टीसीएस हम लायबल नहीं होते उस चीज के लिए, हमें जो ऑफिसर होते हैं वो 8 में कम्युनिकेट करते हैं कि आप अब इस चीज के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। नाउ कवर हो रहा है अच्छे तरीके से। अब आगे चलते हैं। 31 where the registered casual taxable person or non-resident taxable person intend to extend the period of registration indicated in his application in form shall submit it electronic through the common portal by such before and the end of validity of registration granted to him। अब इन्होंने कहा कि मान लिया जाए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, हमारे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है। अब इन्होंने जो अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन से फॉर्म में भरते हैं, 9 में, आपको बताया था 9 में भरते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अब इन्होंने 90 डे के लिए, हरदम किसके लिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उन्हें 90 डे के लिए ही रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, 90 डे के लिए दिया जाता है। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को लग रहा है कि हम 90 डे से भी ज्यादा रह सकते हैं, 90 डे से भी ज्यादा रह सकते हैं, तो वो अपना पीरियड खत्म होने से पहले, ये 90 डे खत्म होने से पहले एक और फॉर्म भरेंगे, और वो फॉर्म कौन सा है ये आपको बताना, वो फॉर्म कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए बताइए बताइए। 13, ना ना, 13 तो भैया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए होता है। 12 वो तो आपका सुओ मोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। 18 जब भी आप कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन होता है, तो कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको एक नोटिस दिया जाता है, कैंसिलेशन करने के बाद आपको नोटिस दिया जाता है, वो 18 में दिया जाता है। तो लास्ट कौन सा बच गया, 11। तो 11 में आप नोटिस, आप एक फॉर्म भरेंगे, उससे आपकी जो 90 डेज की पीरियड है वो एक्सटेंड करी जा सकती है, वो एक्सटेंड करी जा सकती है। चलिए आगे। नाउ 32 the recipient can avail ITC against such revised invoice issued by the supplier। अब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये सही है गलत ये हमें बताना, ये हमें बताना है। तो कहा गया कि आपने ये भी पढ़ा था जब चैप्टर 14 में पढ़ा है कि हमें आईटीसी अवेल करने के टाइम हम कोई सी भी डॉक्यूमेंट, या वो हमारे बिल ऑफ एंट्री हो, ठीक है, हमारा इनवॉइस हो, ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दिया हुआ हमारा इनवॉइस हो, हम उस पर अवेल कर सकते हैं, या फिर हमारा डेबिट नोट हो। और उनमें से एक रिवाइज इनवॉइस भी होता है जिसपे हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं, जिसपे हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा टुआ। अब बात आती है रिवाइज इनवॉइस होता क्या है, रिवाइज से ही पता चल रहा है। इनवॉइस आपको पता ही है, जब भी कोई रजिस्ट्रेशन पर्सन ए, मान लिया जाए ए है, ठीक है, ये हमारे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को, गुड सप्लाई करते हैं भैया, ये गुड सप्लाई करते करते ये जब गुड सप्लाई कर रहे थे, जब इनकी लिमिट
40 लाख केवल गुड सप्लाई कर रहे हैं, 40 लाख नहीं पहुंची थी। उससे पहले ये क्या कर रहे थे, इनवॉइस इशू, एक इनवॉइस कम बिल इशू कर रहे थे, इनवॉइस कम बिल इशू कर रहे थे। तो 40 लाख टच होने के बाद ये फिर इनवॉइस जो इशू करे हैं, मान ले जाए ए बी को 40 लाख पहले से होने से पहले इनवॉइस दे दिए थे, तो जब 40 लाख टच होने के बाद इन्हें फिर से इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। वो हमारे क्या होता है, रिवाइज इनवॉइस कहलाता है। सिंपल। नाउ हु कैन इशू द इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कौन कौन इशू कर सकता है, a registered person supplying exempted goods or service or paying tax under the composition scheme। हमारे इस कंपोजिशन स्कीम वालों को इनवॉइस इशू करने की अनुमति नहीं है, वो इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं। स्मॉल टैक्सेबल पर्सन जो पे करते हैं जीएसटी ऑन सर्विस 6%, और रजिस्टर्ड पर्सन ही सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विस और बोथ टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन सब पर्सन को इनवॉइस न इशू करके इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द, ध्यान देंगे कौन कौन पर्सन को, पहला हमारा आएगा कंपोजिशन पर्सन, कंपोजिशन स्कीम वाले नहीं कर सकते। जो कोई भी पर्सन स्मॉल टैक्सेबल पर्सन है जो 6% ऑन सर्विस पे कर रहा है, वो भी इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। और कोई भी सप्लाई टैक्सेबल पर्सन है जो एग्जेम्प्ट या तो सर्विस या फिर कोई भी चीज अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे, वो भी हमारे क्या इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। नाउ अब बात करते हैं 34 की, invoice, invoice electronic invoice doesn't apply to following category of person irrespective of turnover। हमारा कहा गया कि इनवॉइस जो है इनवॉइस है, ही इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, आपने पढ़ा होगा टैली वाली जो होता है, टैली से इनवॉइस जनरेट होता है, टैली से इनवॉइस जनरेट होता है। तो उस पे वो कौन कौन से पर्सन हैं जिन्हें अप्लाई नहीं होता, जिन पे अप्लाई नहीं होता। पहला हमारा एनबीएफसी नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, दूसरा गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इन पे भी पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इन पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब इन लोगों को जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करें। और भी है एससीजेड यूनिट, इन्हें भी जरूरत नहीं होती। एन इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्हें जरूरत नहीं होती, इन पे ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, क्यों ना टर्नओवर कितना भी पहुंच जाए। 34 बात करते हैं 35 की। द जर्नल ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन फ्रॉम month from the date of commencement of such audit. Such audit the period extendable for another month by the commissioner। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि आपका जो जर्नल ऑडिट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए कितने दिन में, और कंप्लीट नहीं हो पाता उतने दिन में तो कितने दिन की और अनुमति दी जाती है। तो बात करते हैं सेक्शन 65। सेक्शन 65 हमारे जो स्टेट है कमिश्नर है, किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज करा जाता है फॉर द जनरल ऑडिट के लिए, जनरल ऑडिट के लिए। और जो जनरल ऑडिट होता है वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर 3 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो 6 महीने की और टाइमिंग दी जाती है, 6 महीने की और टाइमिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। जनरल ऑडिट बताते हैं, जनरल ऑडिट में क्या होगा, कमिश्नर, जो कमिश्नर होते हैं जो अपॉइंट करे जाते हैं, वो किसी भी पर्सन के रजिस्टर ऑफिस में जाके या फिर कहीं भी जाके उनके जो डॉक्यूमेंट है ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट करने का जो टाइम होता है वो 3 मंथ हो सकता है और 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है। इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा होगा बी। नाउ अकॉर्डिंग टू यूटीजीएसटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, यूटीजीएसटी एप्लीकेबल किन पे नहीं होता। तो यूटीजीएसटी जो हमारा है 2 स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इनका खुद का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है जिन पे हमारा एसटीजीएसटी एप्लीकेबल होता है, एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। वो कौन से हमारे, दिल्ली एंड पुदुचेरी, दिल्ली एंड पुदुचेरी हमारी जो है वो 2 स्टेट है जिन पे यूटीजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, और सब पे जीएसटी यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होता है। सिंपल। नाउ
Now, the higher rate of tax charge UTGST would not be more than, but enabling limit of has been prescribed in the law to avoid a need of changing of law. इन्होंने कहा कि हमारे जो यूटीजीएसटी एक्ट में हाईएस्ट है, जैसे हमारे आईजीएसटी में कितना है 40 है, सीजीएसटी में 28 है ना भाई। तो इनमें ये है हाईएस्ट टैक्स स्लेब जो है, टैक्स रेट जो है वो ये है। तो आईजीएसटी में, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर 20 होगा, ठीक है 20। तो आईजीएसटी जो रेट है यूटीजीएसटी में कितना हाईएस्ट दे रखा है, कितना हाईएस्ट हो सकता है, नॉट मोर देन 40%। यहाँ पे ये पूरा देखते हुए चलेंगे कि एनेबलिंग लिमिट बोला है या हाईएस्ट टैक्स रेट बोला है। एनेबलिंग लिमिट इनकी होती है 20 और हाईएस्ट होती है 40। एनेबलिंग लिमिट इसलिए दिया गया है कि जब भी अगर कोई बाई चांस टैक्स बढ़ाने की बात आती है तो हम 20 तक ले जा सकते हैं, हमें उसके लिए हमारा लॉ चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसी में काम हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा जो इसका वो होगा बी, 40% एंड 20%। नाउ एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आती है एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग होती क्या है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है किससे रिलेटेड, वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, कौन से एप्लीकेंट जरूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना, उनका जरूरी है, लाइबिलिटी किसे पे करनी है, कौन से गुड्स पे लगेगी, कौन से गुड्स पे नहीं लगेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कब लिया जा सकता है, कब नहीं लिया जा सकता, कब लिया माना जाएगा, इन सब पे रिलेटेड एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। एडवांस रूलिंग होती क्या है, इन रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करना। दो लोग करते हैं, एक होती है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और एक होती है अपेलेंट अथॉरिटी, एडवांस अपेलेंट अथॉरिटी। दो अथॉरिटी होती है, वो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करती है, इसे एडवांस रूलिंग कहा जाता है। कैन बी सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चन ऑल ऑफ दी अबव। नाउ ये होगी अपीलिंग अथॉरिटी। अपीलिंग अथॉरिटी पहले एडवांस अथॉरिटी होती है, फिर होती है अपीलेंट अथॉरिटी। अपीलेंट अथॉरिटी जो होती है वो दो पर्सनों, कौन कौन पर्सनों को लेके बनाई जाती है, कंसिस्ट ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एज डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड, as a designated by the board, or the commissioner of union taxable union territory tax having jurisdiction over the applicant, या one member from the amongst the officer। जो अपीलेंट अथॉरिटी होती है, अपीलेंट अथॉरिटी होती है वो चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड और कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द एप्लीकेंट, इन दोनों को मिला के इनको अपीलेंट अथॉरिटी बनाया जाता है, अपीलेंट अथॉरिटी बनाई जाती है। और जो सिंपल अथॉरिटी होती है, इसका मतलब डी होगा, जो सिंपल अथॉरिटी हमारी जो होती है वो वन मेंबर फ्रॉम द अमाउंट द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड वन मेंबर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी टैक्स हैविंग जुरिडिक्शन जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करा जाता है, ये दोनों बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो, ए बी, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। और अगर अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी वन मेंबर फ्रॉम द अमंग्स द ऑफिसर एंड वन मेंबर फ्रॉम अमंग्स्ट द ऑफिसर ऑफ यूनियन टेरिटरी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। ये अथॉरिटी के मेंबर होते हैं, कंसिस्ट करे जाते हैं, और ये हमारा अपेलेंट अथॉरिटी होते हैं। 34 कंप्लीट। 40 की बात करते हैं, प्रोजेक्टेड नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू सम फॉर स्टेट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड शैल बी, कितने परसेंट होता है 40%। अब ये 40% लिया क्या जाता है, कहा जाता है, अब ये हमारा रेवेन्यू ये आता है हमारा जीएसटी कंपनसेशन से, जीएसटी कंपनसेशन, ठीक है। वो कहा जाता है जीएसटी कंपनसेशन में कि अगर किसी भी स्टेट को नुकसान हो रहा है उसका पे कौन करेगा, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कहेगा कि जिस महीने आपका मान लिया जाए आपका जो प्रॉफिट है 200 करोड़ मान के चल लेते हैं, इतना तो हो सकता, 200 करोड़ जो आपका रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए वो 200 करोड़ ना हो, 200 करोड़ है, इससे हम 14% ग्रोथ लेके चलेंगे, 40% ग्रोथ अगले साल भी लेके चलेंगे, और उसमें भी 200% है। अगर मान लीजिए ये 228
अगले साल हम क्या लेके चलेंगे, 228 आपका होना चाहिए। अगर 228 नहीं होता है तो जितनी भी कमी आएगी यूनियन गवर्नमेंट पे करेगी। तो यही होता है ग्रोथ, हम क्या लेके चलेंगे, 40% ग्रोथ हम लेके ही चलेंगे। प्रोजेक्टेड नॉर्मल ग्रोथ कितना लेके चलेंगे, 40% लेके ही चलेंगे। आई होप आपको कवर हो। तो इसका हमारा क्या होगा, आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इस पे भी गौर थोड़ा करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 कस्टम एक्ट गुड्स इंक्लूड। अब आते हैं हम कस्टम एक्ट 1962 में। तो 1962 बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 क्लॉज 22 कि गुड्स में कौन कौन सी चीज इंक्लूड कर रही है। जब हम गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे तो गुड्स एक्ट में एक चीज थी, कभी भी करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे गुड्स में इंक्लूड नहीं होंगे, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भाई ये चीज हमें निकाल देनी है। सबका डेफिनेशन अलग अलग होता है, ये सबके लॉ में लिखा हुआ कि सब लॉ अपना अपना डेफिनेशन देता है कि कुछ चीज की डेफिनेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे जो गुड्स की डेफिनेशन है अंडर कस्टम एक्ट 1962 में, गुड्स में हमारा स्टोर्स, बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करा गया है। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ये नहीं ये कहीं तुम निकाल के, पहले तो इसमें सेक्शन ध्यान दे दो। 2 क्लॉज 22 बात करता है गुड्स की। गुड्स में जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं स्टोर्स, बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करे जाते हैं। क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी चीज 42 की बात करते हैं। इट यूज टू बी लिव्ड टू ऑफसेट द सेल्स टैक्स या फिर वेट एंड हाउएवर दिस हैज नाउ बी सम under GST and such level only imported good for which GST is not applicable, that is petroleum product। इन्होंने कहा कि जो चीज है, जो ड्यूटी है, वो ऑफसेट करती है सेल्स टैक्स को या फिर वेट को, और उसे अब क्या कर दिया गया, हमारे जीएसटी में सम कर दिया गया। ये हमें डेफिनेशन लेके चलना है, 15 चैप्टर के शुरुआत में ये डेफिनेशन दी है तो लेके चलना है। वो क्या चीज होती है, वो हमारी होती है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी होती है। ठीक है, अब दूसरा इसमें ये हो गया। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सबकी डेफिनेशन बता दो चलता हूँ। काउंटरवेलिंग ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोड्यूस इन इंडिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है, कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करा जा रहा है इन इंडिया में, उस पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है। सेफगार्ड ड्यूटी, कभी भी कोई गुड्स, कभी भी कोई गुड्स इंपोर्टेड करा जा रहा है इन द लार्ज स्केल, कभी भी कोई गुड्स लार्ज स्केल में अगर इंपोर्ट करा जाए इंडिया में तो उस पर सेफगार्ड ड्यूटी लगती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको पता ही है, बेसिक अमाउंट ऑफ द वैल्यू पे लगती है, आपके वैल्यू पे लगती है। तो जो स्पेशल लिव्ड ऑफसेट टू सेल्स ऑफ टैक्स और वेट, वो क्या होती है, आपकी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी या फिर स्पेशल ड्यूटी भी कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ अब बात करते हैं 43 की। Where any article is exported by an exporter or producer from any country या फिर territory to India at the less than nominal value, then upon the information importation of such article into India, the central government made notification in official get impost। इन्होंने कहा कि मान लिया जाए कोई भी गुड्स, जो कोई भी आर्टिकल एक्सपोर्ट करा जा रहा है, एक्सपोर्ट करा जा रहा है किसे, लेस देन इंपोर्टेड, जितने इंपोर्टेड वैल्यू, मतलब मान लिया जाए 10 रुपए के हमने गुड्स मंगाए, इंपोर्ट करे, ठीक है, हम वो 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो इस पे कौन सी ड्यूटी लगेगी, इस पे कौन सी ड्यूटी लगेगी, कब लगेगी, गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन करके। ठीक है, तो जो इस पे लगती है वो हमारी होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंप ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। बेसिक कस्टम आपको पता है, प्रोडक्टिव ड्यूटी, जब भी कोई ड्यूटी, कोई भी गुड्स आता है उस पर प्रोडक्ट करने के लिए हमारे क्या लगते हैं, प्रोडक्टिव ड्यूटी लगते हैं। काउंटर वेलिंग आपको बता दिया, जब भी हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोड्यूस होता है इन इंडिया, उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है। ये भी जीएसटी में, कुछ ये जीएसटी में, ये जीएसटी में कवर हो चुका है तो ये अब नहीं लगता, मगर अभी भी कुछ चीजों पर लगती है। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, एंटी ड्यूटी। कब, डेफिनेशन में कुछ कुछ चीजें गौर करेंगे, क्या है, लेस देन नॉर्मल वैल्यू जब लगता है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। 43 नाउ 14 की बात करते हैं। विच वन इज नॉट इंटरप्शन रूल अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1971।
जब हम बात करते हैं कस्टम टैरिफ एक्ट की, तो एक चीज आती है कि कौन सी गुड्स कहाँ होगी, और टैरिफ एक्ट में ही दिए गए हैं कुछ ऐसे एक्ट दिए हुए, सेक्शन दिए हुए, जिनमें बताया गया है कि कौन से सेक्शन में कितना रेट लगेगा। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा गुड किस सेक्शन में इंक्लूड करा जाएगा। तो उसी को इन्होंने कहा कि विच वन इज अ नॉट इंटरप्रिटेशन रूल अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, एसेंशियल कैरेक्टर, अकीट और डिस्क्रिप्शन। कौन सा गुड्स है? तो इसमें जो है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में दे रखा है, जिसमें हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं गुड्स की। इसका मतलब अगर मिंट टी है, मिंट टी है तो मिंट टी किससे रिलेटेड है? टी से। टी है हमारे टी के कैटेगरी में आ जाएगा। एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल, जो कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को दर्शाता है, जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल दे रखा बुक में, कार का है। अगर कार सीट कवर या फिर उसके ढांचे के अलावा सीट कवर नहीं है, हैंडल नहीं है, तो वो कार नहीं कहलाएगी, कार कहलाएगी। मगर अगर उसका इंजन ही नहीं है, अगर उसमें इंजन ही नहीं है तो वो कार नहीं कहलाएगी, वो हो गया हमारा एसेंशियल। लेकिन इसका मतलब सिमिलर, उसके सिमिलर रिलेटेड लेके चलना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अकिन प्रिंसिपल। डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल में नहीं दे रखा है, तो यह हमारा जो होगा डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन भी दे रखा है जिसमें मिंट और मिंट टी का बताया गया, एसेंशियल कैरेक्टर भी दे रखा है जिसमें हमारा कार का, अगर कार उसका एसेंशियल कैरेक्टर नहीं है तो उसे हम कार की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, नहीं तो वो और किसी कैटेगरी में आएगा। अकिन सिमिलर उसके रिलेटेड में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे तीन प्रिंसिपल आते हैं और ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है बुक में। ठीक है, ये हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल होते हैं। नाउ द कस्टम ऑफिसर आर ऑथराइज, कस्टम ऑफिसर जो हमारे ऑथराइज करे जाते हैं कस्टम एरिया में, ठीक है, उन्हें कौन कौन सी पावर दी जाती है? पावर टू सर्च, कोई भी विशल हो गई, कोई भी विशल हो गई, कोई भी कन्विंस हो गया किसी पर्सन को। पावर ऑफ सीज ऑफ गुड सीजर कर लेंगे भाई। अलाउ सेटिंग ऑफ द वेयर हाउस, हम प्राइवेट वेयर हाउस, स्पेशल वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस हम अलाउ कर सकते हैं, कस्टम ऑफिसर अलाउ कर सकता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव। और है एक कस्टम ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट भी कर सकता है, पावर टू अरेस्ट भी दिया जाता है एक कस्टम ऑफिसर को, पावर टू अरेस्ट एक कस्टम ऑफिसर को दिया जा सकता है। इसका मतलब पावर टू सर्च कर सकता है, पावर टू सीज कर सकता है, पावर टू सेटिंग ऑफ वेयर हाउस भी दिया गया है एक पावर कस्टम ऑफिसर को। ठीक है, नाउ an Indian resident or foreigner residing in India or tourist Indian origin arriving from the country other than Nepal, Bhutan, Myanmar, amount of duty free baggage allowed। उन्होंने कहा कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट है, फॉरनर है और टूरिस्ट इंडिया है ओरिजिन है, अदर देन नेपाल से या भूटान से अरावल कर रहे हैं, अदर देन भूटान, नेपाल, म्यांमार से कर रहे हैं, तो उन्हें जो बैगेज है कितना, अगर मान कितने अमाउंट तक ले जाएंगे तो उनपे टैक्स, उन्हें ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, उनपे वो ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो बैगेज रूल कहता है, बैगेज रूल कहता है कोई भी इंडियन रेजिडेंट, फॉरनर रेजिडेंट इन इंडिया या फिर टूरिस्ट ऑफ इंडिया ओरिजिन अराइविंग हो रहा है फ्रॉम कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार से, तो उसे ड्यूटी फ्री बैगेज कहां तक अलाउड है? वो होता है 50,000 तक अलाउड होता है, 50,000 तक अलाउड करा जाता है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा 46। अब बात करते हैं 47। ड्रॉबैक इज अलाउड इफ द यूजर इज ओवर दैट मंथ ओनली विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम इफ सफिशिएंट कॉजेस हो। ड्रॉबैक जो होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक कहा जाता है, उसका पूरा नाम होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। इसका मतलब अगर कोई भी गुड्स हमने इंपोर्ट्स करा है, कोई भी गुड्स इंपोर्ट करा है, तो एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, लिमिटेड टाइम दिया जाता है। उस टाइम के अंदर अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया है उस गुड्स को, जो हमने इंपोर्ट करा है उसे एक्सपोर्ट कर दिया है, तो उसमें हमें कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाता है। इसके मतलब ड्रॉबैक मिल जाता है, हमें डिस्काउंट की जगह ड्रॉबैक यूज करते हैं, ड्रॉबैक मिल जाता है हमें, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है। तो कब? एक टाइम है कि नहीं मिल पाता, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें उसके ऊपर नहीं मिल पाता, 18 मंथ होता है,
अगर 18 मंथ से हम ऊपर टाइम ले जा रहे हैं तो हमें ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिल पाएगा। मगर अगर हम कमिश्नर जो हमारे कमिश्नर ऑफ कस्टम है वो हमें अगर परमिशन देते हैं कि आप इतने मंथ के बाद भी आप ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हैं, तो वो सफिशिएंट कॉज के द्वारा ही देते हैं, वो सफिशिएंट कॉज के द्वारा ही देते हैं। सफिशिएंट कॉज अगर नहीं है तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। तो कौन से मंथ के बाद भी हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिल सकता है, वो होता है 24 मंथ के बाद भी हम अपना ड्यूटी ड्रॉबैक ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर हमारा परमिशन दे कमिश्नर की सफिशिएंट कॉज था इसलिए आप ऑब्टेन कर सकते हैं, अलाव है ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हैं 47। तो हमारा क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा हमारा, बी। नाउ 48 dash dash deal with the conveyance which are liable to confiscation of any vessel which has been within the Indian custom water, any aircraft in India, or any other vehicle which has been adapted or fitted or structured in a manner that is purport or enable the concealment of goods। उन्होंने कहा कि कोई भी कन्वेंस जो कॉन्फिकेशन के लायक है वो कौन से सेक्शन द्वारा करी जाती है। तो मैं बताता हूं 18, वो तो भैया हमारे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैकेज की बात करती है। 11, वो तो हमारे जितने भी इंपोर्टेड गुड होते हैं उनकी बात करती है। 13, वो तो हमारे एक्सपोर्टेड गुड की बात करती है। अगर एक्सपोर्टेड गुड किसी अदर मैनर से स्मगलिंग के लिए या फिर जो हमारे कस्टम एरिया दे रखे हैं उधर से या फिर रूट दे रखे हैं वो अधर से आते हैं, इंपोर्टेड गुड हो गए, वो भी हमारे उसी तरीके से गलत इंपोर्टेड गुड हो रहा है, गलत रूट से आ रहे हैं, गलत जगह अपना जो गुड्स है वो उतार रहे हैं, या फिर कोई भी पैकेज जो स्मगलिंग के लिए यूज करी जा रही है, तो वो ये सेक्शन होते हैं। उन सेक्शन में उस गुड को कॉन्फिगरेशन कर लिया जाता है। तो सेक्शन 115 बात करता है कि किसकी कन्वेंस की, कन्वेंस ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ कन्वेंस की बात करता है सेक्शन 115। याद करके चलना है 150 किसकी बात करता है, सेक्शन की। बहुत आसान सेक्शन, बहुत आसान तरीके से याद करने वाला ये सिस्टम है। इसमें हर एक सेक्शन का गैप लेकर चलना है। सेक्शन 111 इंपोर्टेड की बात करता है, सेक्शन 12 नहीं है, सेक्शन 13 एक्सपोर्टेड की बात करता है, 14 भी नहीं है, 15 हमारे कॉन्फिगरेशन ऑफ कन्वेंस की बात करता है, 16 और 17 नहीं है, 18 है कॉन्फिगरेशन ऑफ पैकेज की बात करता है 48। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 49 where import of any goods duty has been paid upon a claim for home consumption, such duty can be refunded to person by whom or on whose behalf it was paid if। कौन कौन से गुड्स जो है अगर हम इंपोर्टेड कर रहे हैं और उस पर इंपोर्टेड करने के बाद हमने भी ड्यूटी पे कर दिया, अब ड्यूटी पे करा है, ड्यूटी पे कर रहा है, तो हमें अब उस ड्यूटी की रिफंड चाहिए। अब हमें उस ड्यूटी की रिफंड चाहिए, तो कौन कौन सी स्थिति में कौन कौन से ऐसे सिचुएशन होंगे जिनमें ड्यूटी जो होगा वो आपका रिफंड होगा। पहला सिचुएशन, द गुड्स आर फाउंड डिफेक्टिव और नॉट कॉन्फर्मिटी विद स्पेसिफिकेशन। जो गुड्स हमने मंगाया है वो डिफेक्टिव है या फिर जो गुड्स हमें मंगाया वो उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं कंफर्म कर रहा है, तब हम उस पर ड्यूटी रिफंड ले सकते हैं। Where the importer does not claim any duty drawback with respect of these goods। और ड्यूटी अगर जो इंपोर्टर है अगर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट ऑफ, तब हम अपना रिफंड ले सकते हैं। और if goods are exported back, imported relinquish his title to goods, they are destroyed in the presence of proper officer, तब भी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो रिफंड है ड्यूटी का ले सकते हैं, जब भी हम ले सकते हैं। इसका मतलब डी, ऑल ऑफ दी अब हमारा आंसर होगा। 50 की बात करते हैं, विच वन इज नॉट सिविल लाइबिलिटी अंडर कस्टम एक्ट। सिविल लाइबिलिटी हमारे अगर कस्टम एक्ट का कोई भी उल्लंघन करते हैं तो दो तरह की लाइबिलिटी लगती है, पहला होता है क्रिमिनल, दूसरा होता है सिविल। पहला होता है क्रिमिनल, दूसरा होता है सिविल। तो सिविल में कॉन्फिगरेशन कर लेते हैं हम कोई भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, अपॉन 2% ऑफ ड्यूटी फॉर अनकाउंटेड गुड्स। जो हमारे गुड्स आपने लाए हैं, एक्सपोर्ट करा इंपोर्ट करा है, उसका 2% हम चार्ज लगाते हैं, सिविल लाइबिलिटी। अप टू 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर डॉक्यूमेंट, अगर फॉर कोई गलत डॉक्यूमेंट दिखा के आपने जो गुड्स
इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करा है, अगर हमें पता चलता तो उसकी वैल्यू, जो गुड्स की वैल्यू है उसका 5 टाइम्स हम आपकी सिविल लायबिलिटी मिलेंगे। इसका मतलब देन फ्रॉडुलेंट ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज दैट इज नॉन वैल्यूएबल। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है, नॉन वैल्यूएबल। ये हमारा क्या होता है, क्रिमिनल लायबिलिटी में इंक्लूड करा गया है, क्रिमिनल लायबिलिटी में इंक्लूड करा गया है, आप देख लेंगे उसमें। तो ये आपका 15 भी कंप्लीट होता है। तो डी हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा, डी हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। सो ये हमारा का पूरा मैराथन जो है 1 घंटे 30 मिनट का, ये आपका कवर होता है। इसमें जितने भी मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं प्लीज ट्राई करें, और इसके आसपास जितने भी मैंने न्यूमेरिकल बनाए, सॉरी जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए, इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या इनके आसपास के जो पॉइंट या टॉपिक दे रखे हैं उन्हें जरूर क्लियर करें। उनमें से एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत बहुत ज्यादा होती हैं। और आपको अगर आपने इस मैराथन से कुछ भी सीखा, कुछ भी समझा है, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भेजें, जिन्हें बहुत हेल्पफुल होगी और वो बहुत कुछ इस चैनल से सीखेंगे, जिससे वो आप अपना जो स्कोर है जीएसटी में वो और बढ़ा सके। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पहला थ्योरी वाला मैराथन कंप्लीट होता है, दूसरा तीसरा चौथा 4 आएंगे, लास्ट जो होगा हमारा न्यूमेरिकल होगा। ये 5 मैराथन पूरा कंप्लीट करके ही हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट मैराथन में। हैव अ नाइस डे।